डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड है, भारतीय राज्य व्यवस्था से। और इसमें विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ कंपैरिजन वाले पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको बड़ी मेहनत से बनाया गया है। 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में अलग-अलग जानकारी मिलेगी। यहाँ कोशिश की गई है कि एक साथ कंपेयर करके और आपको ढेर सारी चीज़ें कम टाइम में अवेलेबल करा दी जाए और ढेर सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में ऐसे पहुँचा दी जाए, जिस पर आप आसानी से उसको लंबे समय तक रख सकें। जब दोबारा आप बुक रीडिंग करेंगे या बुक की तरफ जाएँगे, इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो ऑटोमैटिक वहाँ इंटरेस्ट डेवलप होगा। इन सब लाइनों से जितनी आप लाइन्स अभी देखेंगे, इन एक-एक लाइन से क्वेश्चन आ चुके हैं। और इन फ्यूचर भी एग्जामिनर जब भी बैठता है पेपर बनाने के लिए, तो वो इन्हीं सब के बीच से अपने क्वेश्चंस को जनरेट करता है। तो इसलिए इस पे पूरा फोकस करना है। अगले 1 घंटे तक आपको पूरा फोकस इस पे रखना है और एन्जॉय कीजिए, समझने का प्रयास करना कुछ नहीं है, केवल देखना है और जो-जो चीज़ें आपके दिमाग में ईज़ी मोड में जा रही हैं, उनको जाने दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और यहाँ बात हो रही नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? जजों की। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। और वहीं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले 2 चीज़ों के बीच कंपैरिजन करना। एक अपॉइंटमेंट है, दूसरा शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। एज ए आईएएस अगर आप अपनी नियुक्ति देखेंगे तो आपकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उस पर जो लेटर आपको मिलेगा वो नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है। तो सेम यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति पत्र पे सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति पत्र पे सिग्नेचर राष्ट्रपति के द्वारा किए हुए होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा। यहाँ दोनों में डिफरेंस हो गया। तो एक छोटा सा बारीक सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश है तो उसकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर, 65 वर्ष तक वो अपने पद पे बना रहेगा। और वहीं हाई कोर्ट के मामले में अगर बात करें तो ये उम्र है 62 वर्ष, 62 ईयर्स की एज तक। कोई जज है जो मान लीजिए हाई कोर्ट का है, अभी 62 से 1 महीने पहले उसका प्रमोशन कर दिया जाए या उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, तो उसकी जो जॉब है वो 62 से 65 यानी कि 3 साल प्लस 1 महीना एक्सटेंड कर जाएगी, एक दिन एक्सटेंड कर जाएगी। यानी जस्ट रिटायरमेंट से पहले अगर उसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जाता है तो 3 साल ज्यादा सर्विस मिलेगी। हम अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का जज होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। अमेरिका के जजों को रिटायर किया ही नहीं जाता। पूरी लाइफ जब तक वो जीवित हैं या जब तक उनकी मानसिक स्थिति संतुलित है, तब तक उन्हें जज की कुर्सी पे रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इतने अनुभवी और इतना ज़्यादा इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो चुकी है, उसका यूज़ ना करना वो देश के हित में नहीं होगा। तो ऐसे में जजों को वहाँ पे रिटायर नहीं किया जाता। भारत के अंदर ये 65 वर्ष और 62 वर्ष की एज है। इसके बाद अगर एज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न खड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, तो उसका निर्धारण किया जाएगा, विनिश्चय किया जाएगा संसद के द्वारा। वहीं अगर हाई कोर्ट का है तो आपके मन में आएगा फिर विधानसभा होनी चाहिए, विधान परिषद होनी चाहिए या विधानमंडल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हाई कोर्ट का है तो राष्ट्रपति करेगा और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात। तो ये सब थोड़े से ऐसे रास्ते होते हैं जो जरा सा ज़्यादा मोड़ लिए हुए होते हैं और एग्जामिनर इन सब जगहों को ढूंढता है आपका प्रश्न फ्रेम करने के लिए। इसके बाद देखिए, उच्चतम न्यायालय के मामले के विपरीत उच्चतम न्यायालय में प्रख्यात कोई न्यायविद है, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है वो प्रख्यात न्यायविद है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, जिसको न्याय व्यवस्था का वकील के रूप में, यानी कि राष्ट्रपति के संज्ञान में यह है कि ये प्रख्यात न्यायविद है, तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना देगा। लेकिन उसको हाई कोर्ट का जज बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान हाई कोर्ट के जज के संदर्भ में नहीं है। अगली बात है, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, इसका मतलब क्या है?
सबसे पहले तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए। ये मेंस के एग्जाम में यूपी पीसीएस के प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, इसका मतलब क्या होता है? तो आप इसका आंसर कैसे देंगे या कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? सिर्फ इतना, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय वो होता है जो पूरे देश में लागू कानूनों की व्याख्या करता है। जो पूरे देश में लागू कानून है उसकी व्याख्या करे, उसके साथ साथ संघ और राज्यों के बीच में जो विवाद हो उन विवादों को सुलझाने में सक्षम हो, उसको संघीय न्यायालय कहा जाता है। इसके लिए वो संघीय व्यवस्था का संरक्षक के रूप में काम करेगा। जहाँ पे केंद्र स्तर पे सरकार है, राज्य स्तर पे सरकार है, स्थानीय स्तर पे सरकार है, वो संघीय न्यायालय होगा। जो संविधान का सर्वोच्च व्याख्याकार होगा, जो संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकार होगा, उसके अलावा मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसके पास पावर होगी। और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय है। और संघीय विवाद आर्टिकल 131 है, जिसमें दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, दो राज्य या केंद्र के बीच में, दो से ज्यादा राज्य केंद्र के बीच में, एक राज्य और केंद्र के बीच में कोई भी विवाद हो जाए तो उसका निर्धारण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है। इस तरीके से आपको अपनी पूरी बात रखनी पड़ेगी। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर अपील करनी है तो लोअर कोर्ट से शुरू होगा, फिर ऊपर 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 हाई कोर्ट, और फिर अपील करने का ये सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद जो राष्ट्रपति के पास आपके मन में आ रहा है, राष्ट्रपति के पास भी तो लोग अपील करते हैं, दया याचिका जाती है, तो वो न्यायालय के रूप में काम नहीं करता। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि न्यायालय के रूप में वहां बैठ करके सुनवाई नहीं होती है, यहाँ सुनवाई होगी। अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है। ये आपको गारंटी देता है कि आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 32 के तहत। संविधान का रक्षक है। संविधान का जो की का बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा करने का पूरा काम इसके द्वारा किया जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं चल रही, दूसरा लिंक एक भेजा है देखिए। अच्छा, नहीं नहीं, दूसरा एक लिंक गया हुआ है। प्रेस वॉइस तो जा रही है ना आप लोगों के पास? हेलो। जी सर, आ रही है। ठीक ठीक ठीक। आ तो रही है। ठीक है। नागरिकों के ये मौलिक अधिकारों का गारंटर है, संविधान का संरक्षक है। ये सारी चीजें किसके? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का ये अंतिम व्याख्या करता है, देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। अगर कोई प्रश्न किसी भी विषय से संबंधित खड़ा हो जाए जो संवैधानिक मसलों का हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम आयु सीमा, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका कोई भी न्यूनतम आयु सीमा नहीं रखी गई है कि उसकी नियुक्ति के लिए मिनिमम एज कितनी होगी, 18 साल, 21 साल। जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो उस तरीके से यहाँ पे कोई कोई जो है व्यवधान नहीं रखा गया है लिमिट का। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब यहाँ से जो मैक्सिमम बातें हैं अब उसको हम क्लियर करते हैं आपके सामने। एक तो नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, त्यागपत्र अपना किसको देंगे? राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान का आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, जो आर्टिकल्स ऐसे आपके सामने आ रहे हैं इनको अभी इसी समय ऐसे पकड़ते चलना है, अपने ब्रेन में जगह देनी है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360।
3 आर्टिकल्स के बारे में अभी बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ये 3 आर्टिकल हैं और तीनों आर्टिकल पर आपका ब्रेन बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए। अब इसके बाद 353 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है? अब आपके अंदर खुद ही सवाल पैदा होना चाहिए और जब अपने अंदर से सवाल निकलेगा, अपने अंदर से आपका मन करेगा जानने का, तो जब बताया भी जाएगा तो तुरंत वो अपने आप उस जगह पे जाके बातें बैठ जाएंगी। 357 में क्या है, 58 में क्या है और 59 में क्या है? जब अंडा अंदर से फूटता है तो वो जान बन जाता है, उसमें जान आ जाती है और जब अंडा बाहर से फूटता है तो ऑमलेट बनता है। अंदर से फूटता है तो उसमें जान आती है, मतलब चूजा बनता है। इसलिए अंदर से प्रेरित होना, अंदर से इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य के बजट और राज्य विधानसभा के विधेयकों को पारित राष्ट्र संसद के द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति अगर शासन किसी राज्य में लग गया, मान लीजिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राज्य का बजट कौन पास करेगा? संसद। राज्य विधानसभा के जो विधेयक है उनको कौन पारित करेगा? तो उस समय चूंकि विधानसभा विधानसभा को अनिवार्य रूप से भंग नहीं किया जाता, विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। जब वो निलंबित है तो काम नहीं कर सकती, तो वो काम कौन करेगा? जो काम विधानसभा का है वो काम करेगा संसद के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान संबंधित राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, प्रतिष्ठा, शक्तियां और कार्यप्रणाली प्रभावित रहते हैं। अगर किसी राज्य में, मान लीजिए बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा, अक्सर पहले, अब तो नहीं होता, नहीं तो बिहार में बहुत राष्ट्रपति शासन लगा है, इसीलिए मैं बार बार बिहार का नाम ले रहा हूँ। मान लीजिए वहां राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राष्ट्रपति शासन लगने से जो बिहार हाई कोर्ट है, बिहार का हाई कोर्ट है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत और स्वतंत्र है, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम, वो किसके अंडर में उच्च न्यायालय काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के। उसका इन विधायिका कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं है, रानी की राष्ट्रपति शासन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने हिसाब से सारी चीजों को, उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी, उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आएगी और उसकी कार्यप्रणाली में कोई कमी नहीं आएगी। राष्ट्रपति, ये यहाँ से आईएएस फिल्म्स में 2 बार प्रश्न पूछा गया और दोनों बार एग्जामिनर जो लाइन लिखी गई है, इसी लाइन का, जिसको ये लाइन के दिमाग में सेट हो गई, वो दोनों बार के प्रश्नों का उत्तर कर सकता था। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति जो राज्य की विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, विघटित भी कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है। विघटित करने का मतलब, अगर उसका विघटन कर दिया गया तो यानी कि वो समाप्त हो गई, और निलंबित करने का मतलब अभी सस्पेंड किया गया, वो फिर से जीवित हो सकती है। तो अनिवार्य प्रश्न पूछा था सिविल सर्विसेज में कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को अनिवार्य रूप से विघटित कर देता है, तो अनिवार्य रूप से विघटित ही नहीं करता, उसके पास ऑप्शन है निलंबित करने का भी। निलंबित कर सकता है या विघटित, और शुरुआत में निलंबित ही किया जाता है। ऐसी अपरिहार्य स्थिति में ही विघटित किया जाएगा और अदरवाइज निलंबित किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति शासन से औचित्य पूरा हो गया तो वापस से फिर से उसे जीवित किया जा सकता है। जब हम लोग ये राष्ट्रपति शासन को पढ़ रहे होंगे तो और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम केवल आपको वो आधार, वो पॉइंट्स दे रहे हैं जहां जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं, जो आपके ब्रेन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करे। अगला देखिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर, राज्य के मुख्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई सलाहकार नियुक्त किया गया है तो उसकी सहायता से राज्य प्रशासन को संचालित करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का जो राज्यपाल है उसकी पावर बढ़ जाती है, वो राष्ट्रपति के नाम पे राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा किसी और को नियुक्त किया गया है तो उसी के माध्यम सहायता से राज्य प्रशासन का संचालन करता है। राष्ट्रपति शासन को और 2 नामों से जाना जाता है, इसको राज्य आपातकाल कहते हैं या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां स्वयं को प्रदान नहीं कर सकता है, मतलब
न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, एकीकृत है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन लग गया तो वो न्यायपालिका पे भी कंट्रोल कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ये अनिवार्य रूप से भंग कर देता है। जो मुख्य मंत्रिपरिषद है ये अनिवार्य रूप से भंग हो जाएगी। मंत्रिपरिषद अनिवार्य रूप से भंग हो जाती है, लेकिन विधानसभा विघटित की जा सकती है और उससे पहले निलंबित की जाती है। दोनों ऑप्शन है, निलंबित होगी या अथवा विघटित होगी। और विघटित हो गई तो समाप्त हो गई, निलंबित हो गई तो पुनर्जीवन की संभावना है। और मंत्रिपरिषद को तो भंग ही कर दिया जाता है, फिर से शपथ लेना पड़ेगा। अगला देखिए, संसद अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। ध्यान से समझिएगा, रिट क्या है? तो रिट है मूल अधिकारों का अगर हनन हुआ, तो मूल अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। आर्टिकल 32 जो है अपने आप में एक मूल अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 226 वो एक मूल अधिकार नहीं है। तो हाई कोर्ट में जाने पे वो सामान्य तरीके से आप जाएंगे और आर्टिकल 32 में जाएंगे तो मौलिक अधिकारों के गारंटर के पास जाएंगे, यानी कि ये आपका मूल अधिकार है और मूल अधिकार की फिर वहां रक्षा होगी। ये जो अधिकार है रिट जारी करने का, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। ये संसद के द्वारा किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 226 के तहत संवैधानिक उपचार विवेकाधीन है। मतलब वहां आप गए 226 के तहत, तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो चूंकि ये मूल अधिकार नहीं है आर्टिकल 226, इसलिए हाई कोर्ट में आप जाएं तो वो आपको अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करने से मना भी कर सकता है 226 के तहत, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका। लेकिन वहीं अगर आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये आपका एक मूल अधिकार है और रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। इसके लिए अलग से एक विंडो बनाई गई है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की। ये संवैधानिक उपचार स्वयं में मूल अधिकार है। जो आर्टिकल 32 है ये अपने आप में मूल अधिकार है और संवैधानिक उपचारों के लिए है। तो इसके तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में भाग 3 के अंतर्गत जितने मूल अधिकार हैं उनके संदर्भ में ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट है ये न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्यों के लिए भी मूल अधिकार, अन्य विधिक अधिकार जो भी आपके पास हैं आर्टिकल 12 से 35 के अलावा, भाग 3 के अलावा भी जो विधिक अधिकार हैं उनके संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट के दाखिल रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार से ज्यादा व्यापक है। आर्टिकल 32 की अपेक्षा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार जो हाई कोर्ट का है वो ज्यादा व्यापक है। इस पे भी प्रश्न पूछा गया है। किसी अन्य उद्देश्य के लिए शब्द का यहाँ पर जो लिखा गया ना, किसी अन्य उद्देश्य, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का मतलब सामान्य विधिक अधिकार, मूल अधिकार के अलावा जो सामान्य विधिक अधिकार हैं उनके प्रवर्तन के संदर्भ में भी रिट जारी की जा सकती है आर्टिकल 226 के द्वारा। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्च न्यायालय की तुलना में कम व्यापक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिता है वो हाई कोर्ट की तुलना में कम है, हाई कोर्ट की ज्यादा है। वर्तमान में केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दो ही हैं जिनको जिनके द्वारा रिट जारी की जा सकती है। तो आपसे इससे रिलेटेड हम
5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न कुछ भी पूछें, तो आप सारा आंसर दे सकते हैं। आप सारी चीज़ों को पकड़ चुके हैं कि आर्टिकल 32 है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत में रिट जारी कर सकता है। अभी कोई किसी और न्यायालय के पास ऐसी अधिकार क्षमता नहीं है, और अगर संसद चाहे तो रिट जारी करने का जो अधिकार है किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। कौन दे सकता है? संसद। वर्तमान में किसके किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत सभी हाई कोर्ट रिट जो है वो जारी कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमें लगता है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदें। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। जो सांविधिक निकाय होता है वो क्या होता है, और संवैधानिक निकाय जो होता है वो क्या होता है, दोनों में एक अंतर है। जो संविधान के अंदर जिनका जिक्र किया गया है वो संवैधानिक होते हैं, और जिसे किसी अधिनियम के द्वारा बनाया जाए, यानी संसद के द्वारा बनाया जाए, उसको क्या कहते हैं, एक सांविधिक निकाय। जैसे कि ये देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया है, तो इसीलिए ये क्या है, सांविधिक। और जिसकी चर्चा संविधान में की गई है उसको क्या कहा जाता है, संवैधानिक। तो संवैधानिक और सांविधिक दोनों शब्दों में अंतर है। यानी कि जिसको संसद के द्वारा अधिनियम बना करके कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन को तैयार किया जाएगा, तो वो क्या होगा, सांविधिक संस्था होगी, सांविधिक निकाय होगा। और जिसका जिक्र जैसे यूपीएससी है, अब यूपीएससी का जिक्र संविधान में किया गया है, तो वो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदें, इनका गठन संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया। कब? 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। इस अधिनियम के अंतर्गत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक क्षेत्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और मिडिल। इन केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री है वो पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका सबका मुख्य मुखिया कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो केंद्र सरकार का गृह मंत्री। प्रत्येक मुख्यमंत्री चक्रानुसार एक एक करके 1 वर्ष की अवधि के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। बहुत ढेर सारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो सब सर्कुलेट होते रहते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के मध्य सहभागिता और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, एक राज्य का दूसरे राज्य से कोऑर्डिनेशन रहे, व्यापार को लेकर कोऑर्डिनेशन रहे। जैसे बिहार ने शराबबंदी के लिए अपने को तैयार किया, तो बिहार ये चाहेगा कि उसके जितने पड़ोसी राज्य हैं वो इस तरीके से उसको थोड़ा सपोर्ट करें। अब अगर सपोर्ट ना करे, यूपी मान लीजिए बिहार को सपोर्ट ना करे, यूपी अपनी ढेर सारी दुकानें बिहार के बॉर्डर पे लगवा दे, तो जो बिहार की शराबबंदी है वो क्या होगी, ऐसे में वो विफल हो जाएगी। दूसरी तरफ मान लीजिए टैक्सेशन की बात है, पहले वैट होता था, वैट को लेकर के क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता था। जो राज्य सोचता था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में सेल बढ़ जाए, आंध्र प्रदेश ने सोचा कि हमारे क्षेत्र में कार की सेल बढ़ जाए, तो उसने अपने क्षेत्र में बिक्री कर कम कर दिया। अब सारे लोग दिल्ली से जा जाके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक कभी कभी कम कर देता था, तो लोग पता चलता था कि 20 लाख की गाड़ी है, दिल्ली में खरीदी गई तो उस पर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, और वही कार अगर कर्नाटक में खरीदी गई तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक की बचत हो जाएगी। तो लोग उतनी दूर जाते थे गाड़ी परचेज करने के लिए। इस तरीके से क्या होता था कि एक राज्य को उसका कस्टमर दूसरे राज्य में पहुंच गया, तो उसको भुगतान को लेकर के एक समस्या बन जाती थी, तो उससे उसको लॉस होता था। इन सब चीजों से बचने के लिए क्षेत्रीय परिषदें आपस में एक समन्वय स्थापित करें, सीमा विवाद ना हो। आपस में जब समन्वय होगा तो सहकारी संघवाद का विकास होगा, जिससे दोनों आपस में जो है विकास के लिए उन्मुख हो जाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं ये केवल एक परामर्शदायी निकाय है। इनके बीच में जो भी म्यूचुअल स्टैंडिंग होती है, जो भी बातचीत होती है, जो भी निर्णय होते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते। क्षेत्रीय परिषदें आर्थिक और सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवादों, अंतर्राज्यीय परिवहन
जैसे विषयों पर विचार विमर्श करती हैं और अपनी संस्तुति प्रस्तुत करती हैं। उसी आधार पर काम किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद का आपने उद्देश्य क्या समझा? क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य है आपस में सारे राज्यों के बीच में समन्वय पैदा करना, सहभागिता पैदा करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखिए, ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय इसको मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, चलंत न्यायालय। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है और इसको बनाया कैसे गया? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत। तो ये क्या होगा? एक सांविधिक निकाय है को निचले स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना। देख रहे हैं इस फोटो में आप कि जज पहुंच गए हैं और लोगों को उनके दरवाजे पे ही, यानी कि न्याय को बिल्कुल आसान बनाना, ये सुनिश्चित करना कि सामाजिक, आर्थिक और अन्य अशक्तताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, ऐसी स्थिति को पैदा करना। डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39A है वो कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का दायित्व है। तो इसी को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लाया गया। डीपीएसपी जो आप भाग 4 है राज्य के लिए निदेशक तत्व, उसका आर्टिकल 39A है जिसमें कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को वास्तविक स्वरूप देना है। इसलिए ग्राम न्यायालय किसका दायित्व है? ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का दायित्व है। ग्राम न्यायालय की पीठ मध्यवर्ती पंचायत मुख्यालय पर स्थापित होगी। वो गांव में जाएंगे, कार्य करेंगे और मामलों का निस्तारण करेंगे। तो ये किस तरीके के? आपराधिक और सिविल दोनों तरीके के, क्रिमिनल जो है और सिविल दोनों न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करता है ग्राम न्यायालय। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने भारत में न्याय क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट देखिए, किसी विधेयक, विधेयक क्या होता है? विधेयक किसी कानून को बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से जो प्रपोजल लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। यही विधेयक बाद में अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। विधेयक सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। अगर सरकारी विधेयक की बात करें तो सरकारी विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक वो है जो सरकार के किसी मंत्री के द्वारा लाया जाए। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है जो राज्य सरकार में मंत्री नहीं है तो वो गैर सरकारी विधेयक है, भले वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है, उसके द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में गतिरोध पैदा हो जाए तो संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यानी दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट एक हॉल में बुलाया जा सकता है और बुला करके वहां पर उस मामले का समाधान करके उस विधेयक को पास करके और फिर राष्ट्रपति के पास भेज करके अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आह्वान की अधिसूचना के बाद दोनों में से कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकता। जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाएगी कि अब दोनों के लिए संयुक्त बैठक होनी है तो फिर जो भी कुछ होगा वो संयुक्त बैठक में ही होगा। और संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक की नोटिस देते हैं जो लोकसभा के विघटन के पूर्व जारी कर दी गई हो। अगर लोकसभा का विघटन की कोई स्थिति है तो उससे पहले आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक की बात करता है भारतीय संविधान का। यदि कोई विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण लैप्स हो चुका है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। अगर कोई विधेयक इसलिए लैप्स हो गया, लोकसभा के विघटन के कारण लैप्स हो गया और संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले
दोनों सदनों के सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा के, जरा समझिएगा इसको, लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा के अंदर जो सदस्य हैं वो 245 हैं। अब सोचिए, इसमें लगभग दो गुने से ज्यादा है। और जब दोनों लोग मिल करके बैठेंगे और साधारण बहुमत से पास होना है, जितने उपस्थित हैं उसमें जो मेजॉरिटी हो जाए साधारण बहुमत, तो अब ऐसे में बहुत आसान हो जाता है लोकसभा के लिए पास कराना। इसलिए राज्यसभा का भी जो है वो जानती है कि अगर ज्वाइंट सीटिंग होगी तो उसमें राज्यसभा की कुछ चलने वाली नहीं है। उसमें फायदा जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? लोकसभा को। संयुक्त बैठक में सामान्य रूप से लोकसभा को जीत प्राप्त होती है क्योंकि उसकी सदस्य संख्या लगभग दोगुने से ज्यादा है। संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों और वित्त विधेयकों के लिए लागू किया जाता है। ये धन विधेयक के लिए और संविधान संशोधन विधेयक के लिए विधेयक चार तरीके के हैं। सामान्य विधेयक भी है। देखिए, एक तो विधेयक मैंने बताया दो तरह का, एक सरकारी होता है, एक गैर सरकारी होता है। और विधेयक के स्वरूप के आधार पर बताएं तो विधेयक का जो स्वरूप है वो सामान्य विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। ये चार विधेयक होते हैं। इन चारों के स्वरूप की डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जाने रहिए कि सामान्य विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जाए। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। वित्त विधेयक, कई ऐसे वित्त विधेयक हैं जो धन विधेयक हैं और कई ऐसे वित्त विधेयक हैं जो सामान्य विधेयक हैं। राज्य मंडल में संयुक्त बैठकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य वाले नहीं कि चलिए विधानसभा विधान परिषद दोनों लोग मिलकर बैठ करके कुछ मसले का हल कर लें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, केवल संसद में है। आर्टिकल कौन सा है? 108, 108 नंबर में संविधान में संयुक्त बैठक की बात की गई है। तो क्या जाना आपने इन 8 पॉइंट्स में? तो 8 पॉइंटों में आपने ये समझा कि भारतीय संविधान में एक अनोखी व्यवस्था है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधेयक को लेकर के कोई गतिरोध पैदा हो जाए, कोई विधेयक आया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा को दिया, राज्यसभा को जो जिस रूप में विधेयक लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा ने उसमें संशोधन कर दिया, संशोधन करके वापस लोकसभा को भेजा, लोकसभा ने कहा हम तुम्हारा संशोधन नहीं मानेंगे, लोकसभा में गतिरोध पैदा हो गया, राज्यसभा के द्वारा किए गए संशोधन को लोकसभा ने मानने से मना कर दिया। अब इस पर बात आगे बढ़ेगी और राष्ट्रपति अगर चाहेंगे, ज्वाइंट सीटिंग की मांग होगी तो राष्ट्रपति उसकी अधिसूचना जारी करेंगे और अधिसूचना के बाद में, अब जैसे अधिसूचना जारी हो गई तो अब उस विधेयक को लेकर के कोई उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं करेगा। वो विधेयक ज्वाइंट सीटिंग में रखा जाएगा और जिस जिस विषय पे गतिरोध था उसी उसी विषय पे वहां ज्वाइंट सीटिंग में चर्चा होगी। उसके अलावा कोई नया संशोधन वहां नहीं कि आइए मिल बैठ के इकट्ठा हुए हैं तो पूरा विधेयक ही बदल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां गतिरोध है उस गतिरोध के लिए ही ज्वाइंट सीटिंग होगी। और लोकसभा का जनरली इसमें जीत हो जाती है, इसलिए इस तरीके की चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। सिर्फ 2 बार ज्वाइंट सीटिंग हुआ है। बिना संसद सदस्य बने कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब मोदी जी फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े 2014 में, तो उस समय उनके और बीजेपी के कद्दावर नेता, उनके बहुत प्रिय और बीजेपी के कद्दावर नेता अब नहीं रहे, नाम है उनका अरुण जेटली। वो अमृतसर से चुनाव हार गए लोकसभा का, लेकिन चूंकि उनका कद बहुत बड़ा था तो उनके चुनाव हारने के बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे दोबारा, मतलब 6 माह के अंदर कहीं ना कहीं दोबारा से चुनाव लड़ करके जीत लेना है। जैसे अभी ममता बनर्जी जी बंगाल में चुनाव हार गई, उनकी पार्टी जीत गई, अब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया तो फिर किसी विधायक ने अपनी सीट खाली की, वहां उपचुनाव हुआ। और चूंकि उपचुनाव का भी कॉन्सेप्ट है, कोई सीट खाली होती है तो 6 माह के अंदर उपचुनाव होंगे, तो वही उपचुनाव करा करके और फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगे उस समय कि केंद्र सरकार चाह रही थी कि पश्चिम बंगाल में 6 माह चुनाव जो है जल्दी से हो ही ना, किसी तरीके से चुनाव ना होने की स्थिति का हवाला दे के 6 महीना पास करा दिया जाए। और
उन्हें 6 महीना बीतने पे इस्तीफा देना पड़ता, तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना पड़ता। और ऐसी स्थिति कभी अगर पैदा होती है, तो किसी को अगर अल्पकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो वो व्यक्ति फिर खराब हो जाता है। जैसे अब बिहार में एग्जाम्पल है जीतन राम मांझी। खराब होने का इन द सेंस मतलब फिर वो उस पार्टी का नहीं रह जाता, पार्टी में खंड-खंड हो जाता है। उन्होंने फिर अपनी अलग पार्टी बना ली, उसको मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो व्यक्ति सामान्य रूप में नहीं रह सकता। वो फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया, तो सुल्तान के रूप में ही रहना पसंद करेगा। और नहीं तो ना रहना पसंद करेगा, तो ना रहना पसंद करने का मतलब वहाँ मार दिया जाता था। यहाँ क्या होगा, वो नई पार्टी बनाएगा। ऐसे इसी तरीके की स्थितियाँ भारत में तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो बिना संसद सदस्य या बिना विधान परिषद का सदस्य बने, विधानसभा का सदस्य बने, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पे बना रह सकता है। लोकसभा के विघटन के पश्चात, विघटन क्या है? विघटन का मतलब लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाए। लोकसभा का जीवन कितने समय के लिए होता है? तो अमूमन 5 वर्ष का होता है, चुनाव से 5 वर्ष। और 5 जब उसका विघटन होता है, तो विघटन के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। साफ-साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना काम कैसे करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सहायता से और उसके परामर्श से ही करेगा। उसके अलावा वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद पद धारण करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। मतलब अगर लोकसभा का विघटन हो गया, उसके पश्चात भी परिषद पद धारण के लिए करने के लिए प्रतिबंधित नहीं कि पद धारण नहीं करेगा। तब तक पद को धारण कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए वही है। लोकसभा का विघटन हुआ है, लेकिन वो कार्यकारी मंत्रिपरिषद के रूप में काम करेगी जब तक नई मंत्रिपरिषद ना आ जाए। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया क्या होगा? प्रधानमंत्री। जैसे चुनाव का ऐलान हो गया, चुनाव का ऐलान होने के बाद लोकसभा का विघटन हो गया, तो ये नहीं है कि तुरंत प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो गया, मंत्रिपरिषद भंग हो गई। ऐसा नहीं है, उसको निवर्तमान प्रधानमंत्री कहा जाता है, निवर्तमान मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जो अभी विद्यमान है, राष्ट्रपति को सलाह और सुझाव देगी, वो राष्ट्रपति उसी के अनुसार काम करेगा। राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं करेगा। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी शक्ति का कोई भी उपयोग आर्टिकल 74 का उल्लंघन होगा और ये असंवैधानिक है और राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा। जहां भी संविधान में राष्ट्रपति की संतुष्टि का संदर्भ है, तो लिखा आपको मिलेगा राष्ट्रपति की संतुष्टि, राष्ट्रपति की संतुष्टि। लेकिन आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। जो मंत्रिपरिषद कहेगा राष्ट्रपति वैसे ही काम करेगा। राष्ट्रपति की बाध्यता है कि वो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करे। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। उसको अगर शक्ति का प्रयोग करना है तो मंत्रिपरिषद को होना ही होगा। बिना संसद सदस्य बने मंत्री बिना संसद सदस्य बने मंत्री बना सदस्य संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है। अरुण जेटली जी संसदीय कार्यवाही में भाग ले रहे थे, बजट प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन बस एक चीज नहीं होगी, जब वोट देने का टाइम आएगा तो वो उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और मंत्री कोई बन जाए, मान लीजिए लोकसभा का है, तो लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है। और मान लीजिए कि मंत्री नहीं है तो वो लोकसभा में भी बैठेगा, राज्यसभा में भी बैठेगा, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
इनका निर्वाचन होता है, इनकी नियुक्ति नहीं होती है। भारत का जो राष्ट्रपति है, इसका निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होती है और ना मनोनीत होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है और चुनाव में जीत करके वो आता है। कार्यकाल कितना है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो ये त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। जो भारत का राष्ट्रपति है, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और हटाने का तरीका क्या है? महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। आर्टिकल 52 है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में की गई है। भाग 5 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। ये राज्य का प्रमुख होता है। भारत का राज्य प्रमुख है राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। इसका जो नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का, वो केंद्र के स्तर पे है और सेम उसी तरीके से राज्यों के स्तर पे भी है। यानी कि पूरा का पूरा केंद्र और राज्य दोनों पे इसका नियंत्रण होता है, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है वो क्या है? संघीय व्यवस्था है। तो वो संघ का प्रमुख है, और संघ का प्रमुख है मतलब उसका नियंत्रण समान रूप से है। इसीलिए उसके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, और उसके अलावा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पुडुचेरी, वहां की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व तो सबके बीच है। और अभी आपको मैंने बताया था कि संविधान का जो आर्टिकल है 123 के तहत, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी विधायिका का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। यानी यहाँ पे काम कौन करेगा? तो काम तो करेगा कौन? कार्य मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाएगा, मंत्रिमंडल ही तैयार करके और राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उस अध्यादेश पे साइन कर देगा और अध्यादेश एक अस्थायी कानून के रूप में, लेकिन पूरा स्थायित्व के साथ काम करेगा। कार्यकाल की सुरक्षा, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। ऐसे नहीं कि बिना किसी कारण के उसको नहीं हटाया जा सकता। हटाने का तरीका केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जब अपनी शपथ लेता है, तो शपथ में कहता है कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। दूसरी बात कहता है कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। तीनों बातें, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। और तीसरी बात किसका? संविधान और विधि का। और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अगर उसकी शक्तियों की बात करें, तो उसके पास व्यापक शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। और वो इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से ही करता है। ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाए, तो विवाद की जांच और जो फैसला होगा वो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और जो चुनाव है, ये चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव का तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष कैसे? हम और आप सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हमने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। लोकसभा संसद के लिए चुन लिया है और राज्य विधानसभाओं के लिए चुन लिया है। तो यही जो हमारे प्रतिनिधि हैं, यही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी हम आप सब डायरेक्ट नहीं। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए ताकि अगर लोग अपना विचार बदल देते, मान लीजिए हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता, तो राष्ट्रपति का चुनाव करते, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता कि जनता
के द्वारा हमें चुना गया है, तो उसके अंदर भी वो भाव आता, टकराहट पैदा होती। अभी क्या है कि हमने अपना प्रतिनिधि चुना लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, सॉरी विधानसभा के लिए, और विधानसभा वाले ही राज्यसभा वालों को चुन देते हैं, और फिर विधानसभा, राज्यसभा और इसके बाद लोकसभा, ये सब मिल करके राष्ट्रपति को चुन देते हैं। तो एक तरीके से राष्ट्रपति हमारे प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया है, यानी कि हमारे द्वारा ही चुना गया है, यानी कि हमने अप्रत्यक्ष रूप से वोट किया है, हमने जिसको चुना उसने चुना राष्ट्रपति को। तो टकराव पैदा होने का कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता, शक्तियों का टकराव। वरना आप किसी और को चुनते, वो किसी और को, जैसे आपने संसद सदस्य चुन लिया, वो प्रधानमंत्री बन गया, और दूसरी तरफ आपने चुन लिया राष्ट्रपति को, तो उसे भी लगता है कि हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज, इतने बड़े देश में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता, कितना पैसा खर्च होता, फिजूल खर्ची होती, इतना ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती, इसलिए इस तरीके की चीजों से परहेज किया गया है। तो ये राष्ट्रपति टॉपिक था, इसको आपको पढ़ना है। बाकी आज कई चीज़ों पे हमने चर्चा किया है, बिल्कुल स्मूथली और रिलैक्स होकर के इन चीज़ों को, ये सब पैसिव माइंड में आपके सेव होता चला जाता है। जब अभी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वहाँ आप सिली मिस्टेक्स करें, और फिर डिस्कस किया जाएगा, उन मिस्टेक्स को निकाला जाएगा। धीरे 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 जब गलतियाँ निकलती चली जाती हैं, तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होती चली जाती हैं। उत्साह आपके कार्य का प्राण है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ काम करें, पूरे मन से काम करें, तो उस काम में आपको आनंद आएगा, आपको रुचि पैदा होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि दिन का समय कितना कम है, कब सुबह हुई, कब शाम हो गई। और अगर आप बिना रुचि के काम करेंगे, बिना उत्साह के काम करेंगे, तो आपको लगेगा दिन नहीं बीत रहा है, काम नहीं खत्म हो रहा है, और तमाम तरीके की समस्याएं आएंगी। तो एक समय में एक काम करें, और जो काम करें उस समय में उसमें पूरी अपनी आत्मा झोंक दें। जैसे 1 घंटे के लिए बैठे हैं, तो 1 घंटे के लिए एक काम करें, ये नहीं कि उसी समय 2 काम लेकर के बैठ गए, ये भी कर ले, वो भी कर ले, टीवी भी देख लें, खाना भी खा लें। तो ये काम ना करें, एक समय में एक काम करें, चुपचाप खाना खाएं। कारण, तो जब ऐसा 2 काम एक साथ करेंगे, तो आपका सारा का सारा सेटअप, मेंटल सेटअप डिसबैलेंस हो जाएगा। आंखें दो जरूर दी गई हैं, दिमाग दो जरूर दिया गया है, लेकिन उनको एक जगह फोकस करने के लिए दिया गया है। ये नहीं कि एक आंख से हम टीवी देखेंगे, दूसरी आंख से किताब पढ़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जितनी देर पढ़ना है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, पूरी तरीके से समर्पित होकर पढ़िए, फुल रिलैक्स रहिए, 7 घंटे से कम की नींद ना लीजिए, और अपना लक्ष्य सेट कर लीजिए कि हमारा ये टारगेट है, इसे हमें अचीव करना है। उसके अलावा अभी हम लोग 28 तारीख से प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का। तो उसमें आप अपनी अभी से तैयारी रखिए, कॉपी बना करके रखिए, शानदार नोट्स बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस क्लास के साथ जोड़ना है, ताकि जो टेस्ट हो, जो नॉलेज शेयरिंग हो, वो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचाए। और एक बड़े उद्देश्य के साथ ये काम शुरू किया गया है, और इसमें कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही और समुचित चीज़ें पहुंचाई जा सके, ताकि बहुत अधिक संख्या में एक अच्छी विचारधारा के साथ लोगों को सफल बनाया जा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सफलता तो मिले, लेकिन एक अच्छी विचारधारा के साथ मिले। जब एक अच्छी विचारधारा के लोग सिस्टम में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी उनके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इसीलिए सिविल सर्विसेज में एक चौथे पेपर के रूप में एथिक्स को भी शामिल किया गया है। तो आगे वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, काफ़ी आनंद आने वाला है, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ये सफ़र कितने सुहाने तरीके से बीत जाएगा, और कब मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। और ज़रूरत इसी चीज़ की है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए, और उसके बाद रास्ते का जिसने आनंद ना उठाया, तो उसको मंजिल का भी आनंद नहीं मिल पाता है। मंजिल ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, बहुत से लोग आप देखोगे, किसी विभाग में आप जाओ देखो, तो वहाँ पे कुछ लोग कभी कभी आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत उलझे हुए होंगे, अकड़ू टाइप के होंगे। आपने उनसे कुछ पूछा तो लगेगा आपने अपराध कर दिया, कैसे आपने उनसे पूछ लिया। तो ऐसे लोग अनएथिकल हो जाते हैं। उनके पास मंजिल तो पहुंच गई है, मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन सफर का आनंद नहीं लिया। तो जो सफर का आनंद लिए बगैर मंजिल तक पहुंच जाता है, वो जिंदगी भर उलझन में रहता है। ऐसा नहीं बनना है। हर दिन को, हर घंटे को एंजॉय करिए, और इस तरीके से कि हर एक चीज आपके अनुकूल होती चली जाए, और वो होती चली जाती है।
तो कल हम लोग जो है फिर मिलेंगे और आगे जो है कंटिन्यू